नमस्कार। आज हम एक ऐसी शख्सियत की दुनिया में उतर रहे हैं जिनका नाम महाराष्ट्र और कह सकते हैं भारत की राजनीति में दशकों तक गूंजता रहा। मेरा मतलब है बाला साहेब ठाकरे। हाँ, बिल्कुल। और हमारे पास जो स्रोत सामग्री है, बाला साहेब ठाकरे जीवन और विरासत के कुछ अंश, वो हमें उनके पूरे सफर की एक एक तरह से झलक दिखाते हैं। ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं हैं, मतलब एक व्यक्ति के बनने की कहानी है, उसके असर की कहानी है। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं स्रोतों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे कि बाला साहेब ठाकरे कौन थे, उनका शुरुआती जीवन कैसा था, वो राजनीति में कैसे आए और फिर महाराष्ट्र की राजनीति और समाज पर उनका इतना गहरा असर कैसे पड़ा। मतलब एक कार्टूनिस्ट से महाराष्ट्र की सियासत का शायद सबसे ताकतवर चेहरा बनने का ये सफर, ये यकीनन समझने लायक है। सही कहा आपने। हमारा मकसद सिर्फ तथ्यों को दोहराना नहीं है, बल्कि उन पहलुओं को उजागर करना है जिन्होंने बाला साहेब ठाकरे को वो बनाया जो वो थे, और ये भी देखना कि उनकी विरासत आज भी क्यों मायने रखती है। हाँ। चलिए शुरू करते हैं उनके शुरुआती दिनों से। हाँ। तो जैसा कि हमारे स्रोत बताते हैं, उनका पूरा नाम बाला साहेब केशव ठाकरे था और जन्म 23 जनवरी 1926 को पुणे में हुआ। पर एक दिलचस्प बात यह है कि उनके पिता केशव सीताराम ठाकरे, जिन्हें लोग प्रबोधनकर ठाकरे के नाम से ज्यादा जानते थे, वो खुद एक बड़े समाज सुधारक थे, पत्रकार थे, लेखक थे। हाँ हाँ। संयुक्त महाराष्ट्र आंदोलन में भी उनकी अहम भूमिका थी। तो क्या ये कहना सही होगा कि घर का माहौल ही मतलब राजनीतिक और सामाजिक विचारों से भरा हुआ था? बिल्कुल। पिता का असर तो बहुत गहरा था। प्रबोधनकर ठाकरे अपने समय के जो रूढ़िवादी विचार थे उनके खिलाफ लिखते थे, बोलते थे, सामाजिक न्याय की बात करते थे। अच्छा। तो बाला साहेब ने ये माहौल बचपन से देखा। मुंबई में पले बड़े और पिता की जो विचारधारा थी, उनकी सक्रियता थी, उसका प्रभाव उनके शुरुआती नजरिए पर जरूर पड़ा होगा। ये सिर्फ विरासत में मिली समझ नहीं थी, ये तो रोजमर्रा की जीवन का हिस्सा था। और फिर आता है वो मोड़ जो शायद बहुतों को हैरान करता है। राजनीति में कदम रखने से पहले बाला साहेब ठाकरे एक जाने माने कार्टूनिस्ट थे। हाँ, ये बात सही है। अंग्रेजी अखबार द फ्री प्रेस जर्नल में उन्होंने काम किया। सुना है उस जमाने में R.K. लक्ष्मण जैसे दिग्गज भी वहीं थे। जी हाँ, बिल्कुल। तो एक कार्टूनिस्ट का राजनीति के शिखर तक पहुंचना, ये अपने आप में एक कहानी है। हाँ, और ये सिर्फ एक नौकरी नहीं थी। उनके कार्टून वो उनकी आवाज थे। स्रोत बताते हैं कि जब उन्होंने फ्री प्रेस जर्नल छोड़ा तो अपने भाई के साथ मिलकर पहले मर्मभूमि और फिर 1960 में अपना साप्ताहिक मार्मिक शुरू किया। मार्मिक, हाँ। और मार्मिक सिर्फ हंसाने के लिए नहीं था, उसके जरिए वो तीखे सामाजिक और राजनीतिक कटाक्ष करते थे। भ्रष्टाचार, सरकारी नीतियां, नेताओं का पाखंड, ये सब उनके निशाने पर रहता था। और खास तौर पर उस समय मुंबई में जो गैर मराठियों का कथित बढ़ता दबदबा था और मराठी लोगों की अनदेखी का मुद्दा, वो उनके कार्टून्स का एक अहम विषय बनने लगा था। यहीं से आप कह सकते हैं उनके भविष्य के राजनीतिक रुख की जमीन तैयार हो रही थी। तो ये कार्टून एक तरह से उनके राजनीतिक विचारों का पहला सार्वजनिक प्रदर्शन थे। यहीं से वो लोगों से जुड़ने लगे। हाँ, कह सकते हैं। मार्मिक बहुत लोकप्रिय हुआ, खासकर मराठी मध्यम वर्ग और युवाओं के बीच। उनके कार्टून सीधे थे, सरल थे और चोट करने वाले होते थे। वो आम आदमी की भाषा में बात करते थे, उनकी चिंताओं को आवाज देते थे। ये लोकप्रियता ही बाद में उनके राजनीतिक संगठन का आप कह लें आधार बनी। वो सिर्फ व्यवस्था पर सवाल नहीं उठा रहे थे, बल्कि एक खास वर्ग की भावनाओं को भी सामने ला रहे थे। तो फिर राजनीति में औपचारिक प्रवेश कैसे हुआ? क्या मार्मिक की लोकप्रियता ही काफी थी या कोई खास घटना थी जिसने उन्हें पार्टी बनाने के लिए प्रेरित किया? स्रोत इस बारे में क्या बताते हैं? स्रोत बताते हैं कि ये एक क्रमिक प्रक्रिया थी, लेकिन 60 का दशक इसके लिए बिल्कुल मुफीद था। मुंबई तेजी से बदल रहा था, बाहर से लोग आ रहे थे, नौकरियों पर, संसाधनों पर दबाव बढ़ रहा था। सही। इसी माहौल में मराठी अस्मिता और अधिकारों का सवाल जोर पकड़ने लगा। बाला साहेब ठाकरे ने मार्मिक के जरिए इस भावना को खूब हवा दी और फिर 19 जून 1966 को उन्होंने शिवाजी पार्क में शिवसेना की स्थापना की। शिवसेना यानी शिवाजी की सेना। नाम में ही एक ऐतिहासिक और भावनात्मक अपील है। और उनका नारा था, सर्वप्रथम मराठी, सर्वत्र मराठी। ये सॉन ऑफ द सॉइल या भूमिपुत्र की नीति। इसका मतलब क्या था उस वक्त के मुंबई में? इसका सीधा मतलब था कि महाराष्ट्र और खासकर मुंबई में नौकरियों, घरों और दूसरे संसाधनों पर पहला हक मराठी लोगों का होना चाहिए। शिवसेना का शुरुआती एजेंडा इसी पर केंद्रित था। अच्छा। और उन्होंने गैर मराठियों,
खासकर दक्षिण भारतीयों के खिलाफ अभियान चलाया, जिन्हें वो मानते थे कि वो मराठी युवाओं की नौकरियों पर कब्जा कर रहे हैं। ये एक विस्फोटक मुद्दा था और इसने शिवसेना को तेजी से लोकप्रिय बनाया। और इसका असर जमीन पर कितना हुआ? क्या शिवसेना सिर्फ एक दबाव समूह बनकर रह गई या उसने राजनीतिक ताकत भी हासिल की? नहीं, असर बहुत जबरदस्त हुआ। स्रोत बताते हैं कि शिवसेना ने बहुत तेजी से मुंबई के मिल मजदूरों, टैक्सी ड्राइवरों, छोटे दुकानदारों और जो बेरोजगार मराठी युवा थे, उनके बीच अपनी जड़ें जमा ली। ये वो वर्ग था जिसे लग रहा था कि सिस्टम में उनकी कोई सुनवाई नहीं है। शिवसेना ने उन्हें न सिर्फ एक आवाज दी, बल्कि कई बार सीधे टकराव का रास्ता भी दिखाया। धीरे धीरे शिवसेना ने मुंबई महानगर पालिका के चुनावों में हिस्सा लेना शुरू किया और सफलता भी हासिल की। अच्छा। तो ये सिर्फ एक आंदोलन नहीं रहा, बल्कि एक राजनीतिक शक्ति बनने की ओर बढ़ चला था। तो शुरुआत हुई मराठी अधिकारों के मुद्दे से, लेकिन अक्सर देखा गया है कि राजनीतिक पार्टियां समय के साथ अपना एजेंडा बदलती हैं या उसमें नए पहलू जोड़ती हैं। शिवसेना के साथ भी ऐसा हुआ? बिल्कुल। स्रोत इस बदलाव का साफ जिक्र करते हैं। 80 के दशक के आते आते शिवसेना का फोकस धीरे धीरे मराठी अस्मिता के साथ साथ हिंदुत्व की ओर भी मुड़ने लगा। अच्छा, ये बदलाव आया। हाँ, बाला साहिब ठाकरे ने ज्यादा आक्रामक तरीके से हिंदुत्व का मुद्दा उठाना शुरू किया। उनके भाषण और भी ज्यादा तीखे और बेबाक हो गए। वो अपने समर्थकों को एकजुट करने के लिए भावनाओं को उबारने वाली भाषा का इस्तेमाल करते थे, जो कई बार आप जानते हैं बेहद विवादास्पद भी होती थी। इसी हिंदुत्व के एजेंडे पर ही शायद बाद में शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का गठबंधन हुआ होगा। हाँ, ये एक स्वाभाविक कदम था। दोनों पार्टियों का वैचारिक आधार हिंदुत्व था और महाराष्ट्र में कांग्रेस को चुनौती देने के लिए यह गठबंधन जरूरी भी लगा। इसी गठबंधन ने 1995 में महाराष्ट्र में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार बनाई। और यहीं पर दिलचस्प बात आती है जिसका जिक्र स्रोत में है। शिवसेना भाजपा की सरकार बनी, मुख्यमंत्री शिवसेना के मनोहर जोशी बने, लेकिन बाला साहब ठाकरे ने खुद कभी कोई पद नहीं लिया, ना मुख्यमंत्री, ना मंत्री, ना सांसद, ना विधायक। ये थोड़ा असामान्य नहीं है राजनीति में? असामान्य जरूर है, लेकिन ये उनकी राजनीतिक शैली का एक सोचा समझा हिस्सा था, ऐसा लगता है। स्रोत बताते हैं कि वो रिमोट कंट्रोल से सरकार चलाते थे। रिमोट कंट्रोल से? हाँ, यानी सत्ता का केंद्र वो खुद थे, भले ही उनके पास कोई औपचारिक पद ना हो। उनका दबदबा इतना था कि मुख्यमंत्री और मंत्री भी उनके निर्देश पर काम करते थे, ऐसा माना जाता था। इसी ताकत और हिंदुत्व के प्रति उनके समर्पण के कारण उनके समर्थक उन्हें हिंदू हृदय सम्राट कहने लगे। ये सिर्फ एक उपाधि नहीं थी, ये उनके प्रभाव और उनकी छवि का प्रतीक बन गई थी। ये रिमोट कंट्रोल वाली शैली और बिना पद के सत्ता का केंद्र बने रहना, ये उनकी शख्सियत के बारे में क्या बताता है? कुछ अंदाजा लगता है? देखिए, ये दिखाता है कि उनकी ताकत किसी पद पर निर्भर नहीं थी। वो उनके करिश्मे, उनके संगठन और उनके समर्थकों के अटूट भरोसे पर आधारित थी। वो सिस्टम के बाहर रहकर भी सिस्टम को नियंत्रित करने की क्षमता रखते थे, ऐसा कहा जाता है। ये एक अलग तरह की सत्ता थी, जो नियमों और औपचारिकताओं से ज्यादा व्यक्तिगत प्रभाव पर चलती थी। उनके इस बेहद सक्रिय और प्रभावशाली राजनीतिक जीवन के बीच उनके निजी जीवन के बारे में भी स्रोत कुछ बताते हैं। हाँ, बताते हैं। उनकी पत्नी का नाम मीना ठाकरे था, जिन्हें शिव सैनिक और समर्थक आदर से मां साहेब कहते थे। उनका परिवार में और पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच काफी सम्मान था। उनके 3 बेटे हुए, उद्धव ठाकरे जो बाद में शिवसेना की कमान संभालेंगे और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी बनेंगे, जयदेव ठाकरे और बिंदु माधव ठाकरे, जिनका 1996 में एक दुर्भाग्यपूर्ण सड़क हादसे में निधन हो गया था। हाँ, ये उनके लिए एक बड़ा व्यक्तिगत आघात था। जाहिर है, राजनीतिक जीवन की इतनी उथल-पुथल और व्यक्तिगत त्रासदियों के बीच उनका सफर आखिरकार 17 नवंबर 2012 को मुंबई में उनके निवास मातोश्री में थम गया। हाँ, और स्रोत इस बात पर खास जोर देते हैं कि उनके निधन के बाद जो हुआ, वो शायद ही मुंबई ने पहले कभी देखा हो। उनके अंतिम संस्कार में लाखों लोग सड़कों पर उतर आए। लाखों लोग? हाँ, शिवाजी पार्क तक की उनकी अंतिम यात्रा महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी अंतिम यात्राओं में से एक मानी जाती है। ये जनसैलाब उनकी लोकप्रियता, उनके प्रभाव और लोगों के साथ उनके गहरे भावनात्मक जुड़ाव का सबूत था। ये दिखाता था कि भले ही उनके आलोचक कितने भी रहे हों, लेकिन एक बहुत बड़ा वर्ग उन्हें दिल से मानता था। तो अब जब हम उनके पूरे जीवन और करियर को देखते हैं, एक कार्टूनिस्ट से हिंदू हृदय सम्राट तक का ये पूरा सफर, तो उनकी विरासत को कैसे समझा जाए? उनका मुख्य योगदान क्या माना जाता है स्रोत के आधार पर?
स्रोत के आधार पर देखें तो उनकी विरासत बहुआयामी है और जटिल भी है। पहला और सबसे स्पष्ट योगदान है मराठी अस्मिता को एक शक्तिशाली राजनीतिक आवाज देना। उन्होंने मराठी मानुस के मन में गौरव का भाव जगाया और उसे राजनीतिक रूप से संगठित किया। शिवसेना आज भी महाराष्ट्र की राजनीति का एक अहम हिस्सा है और इसकी नींव बाला साहेब ने ही रखी थी। और राजनीतिक शक्ति के तौर पर शिवसेना का क्या योगदान रहा? दूसरा, उन्होंने शिवसेना को सिर्फ मुंबई तक सीमित न रखकर पूरे महाराष्ट्र में फैलाया और उसे राज्य की सत्ता तक पहुंचाया। ये एक बड़ी उपलब्धि थी। उन्होंने क्षेत्रीय राजनीति को राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई। उनका गठबंधन भाजपा के साथ कई सालों तक चला और राष्ट्रीय राजनीति को भी प्रभावित किया। और हिंदुत्व की राजनीति में उनकी भूमिका, वो भी तो अहम थी। तीसरा अहम पहलू वही है, उन्होंने हिंदुत्व की राजनीति को ज्यादा आक्रामक और मुखर बनाया। उनके बयानों और भाषणों ने हिंदुत्व के एजेंडे को बल दिया और उसे लोकप्रिय बनाने में मदद की, ऐसा माना जाता है। भाजपा के साथ उनका गठबंधन इसी वैचारिक तालमेल का नतीजा था। सही। और हाँ, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि शुरुआत एक कलाकार के तौर पर हुई थी। एक कार्टूनिस्ट के रूप में भी उनका योगदान है, सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर व्यंग्य के जरिए टिप्पणी करना। तो जैसा स्रोत कहते हैं, एक करिश्माई व्यक्तित्व, तीखे भाषण, मराठी अस्मिता के लिए संघर्ष और बाद में हिंदुत्व का झंडा बुलंद करना, इन सब ने मिलकर उन्हें जनता के बीच एक ऐसी जगह दी जो बहुत कम नेताओं को नसीब होती है। उनकी शख्सियत में एक कलाकार की संवेदनशीलता और एक राजनेता की कठोरता, दोनों के तत्व शायद मौजूद थे। बिल्कुल। उनकी विरासत सीधी सपाट नहीं है, जैसा मैंने कहा। उनके समर्थक उन्हें नायक मानते हैं तो आलोचक उनकी राजनीति को विभाजनकारी कहते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि उन्होंने महाराष्ट्र और देश की राजनीति पर एक अमिट छाप छोड़ी है। ये पूरा विश्लेषण सुनने के बाद एक सवाल मन में जरूर आता है। एक कार्टूनिस्ट जिसका काम ही सत्ता और समाज पर कटाक्ष करना होता है, वो खुद कैसे इतना शक्तिशाली राजनीतिक प्रतीक बन गया? क्या कलम की ताकत और राजनीतिक जमीन की हकीकत में कोई गहरा रिश्ता है? ये वाकई सोचने वाली बात है। हो सकता है उनके कार्टूनिस्ट होने के अनुभव ने ही उन्हें सिखाया कि आम लोगों की नब्ज कैसे पकड़नी है, जटिल बातों को सरल शब्दों में कैसे कहना है और भावनाओं को कैसे जगाना है। और उनकी विरासत, जिस पहचान की राजनीति, चाहे वो मराठी अस्मिता हो या हिंदुत्व को, उन्होंने इतनी ताकत दी, उसका असर आज भी कितना गहरा है? क्या वो मुद्दे आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं? उनकी शैली, उनका अंदाज, क्या आज की राजनीति में भी उसकी झलक दिखती है?